फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। साथ में प्रत्येक क्वेश्चंस का मैं विश्लेषण भी करूंगा। फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत के संविधान और इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। मुख्य तौर पर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एसएससी सीजीएल के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पहले वीडियो में भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था, साथ में उसका विश्लेषण भी किया था। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हल करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का फ्रेंड्स पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? फ्रेंड्स, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत में संविधान निर्माण के लिए। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विश्व के विभिन्न संविधानों का अवलोकन किया और उसके पश्चात जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान भारत के लिए संभावित हो सकते थे उनको भारत के संविधान में शामिल किया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत के संविधान को तैयार किया। कुछ और महत्वपूर्ण दोस्तों जो पॉइंट्स हो सकते हैं भारत के संविधान से संबंधित, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, इसका मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और भारत में संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पर गुजरात में बनवाई गई है। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भारत के संविधान से संबंधित, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में 2 प्रकार के संविधान हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। दोस्तों, संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी संविधान के प्रकार से। लिखित संविधान और अलिखित संविधान, विश्व में 2 प्रकार के संविधान हैं। संविधान को दोस्तों एक प्रकार से आप कानून की किताब कह सकते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक देश का शासन चलाया जाता है। जैसे हमारा भारत देश का जो संविधान है उससे हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो वैसे ही संविधान के प्रकार हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान भी एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान वह होते हैं जिसके लिए एक विशेष तौर पर एक बुक लिखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा, भारतीय संविधान एक पुस्तक है, कानून की किताब जैसी है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान एक अलिखित संविधान, वहाँ पर कोई ऐसी कोई बुक नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग दोस्तों 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं,
25 भाग हैं और प्रस्तावना है। तो भारत के संविधान को यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, तो भारत के संविधान को 25 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियां हैं, 470 अनुच्छेद हैं और प्रस्तावना है। जब भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया तो उस समय भारत के संविधान में दोस्तों कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और प्रस्तावना थी। लेकिन उसके पश्चात इसमें 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, 3 भाग जोड़े गए हैं और दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी जोड़ा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों एग्जाम के लिए। मूलतः भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में देखा जाए तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय हमारे संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियां थी। उसके पश्चात भारत के संविधान में संशोधन करके इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भारत के संविधान के विस्तृत होने के कारण क्या है, हमारा जो संविधान है वह इतना विस्तृत क्यों है, भारत के संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके कारण क्या है, तो आप याद रखिए कि भारत का भौगोलिक कारण, भारत का बहुत बड़ा इस विस्तार और विविधता है। भारत का कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का विस्तार है और भारत में विविधता पाई जाती है। दूसरा कारण यह है कि एकल संविधान है, भारत में केंद्र और राज्यों सबके लिए एक ही संविधान है और कुछ देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका का ही संविधान है, अमेरिका में राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग संविधान, लेकिन भारत में क्या है, एक ही संविधान राज्य और केंद्र दोनों के ऊपर लागू होता है। संविधान सभा में दोस्तों क्या था, कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। यह भी कारण माना जाता है कि भारत के संविधान का विस्तृत होने का कारण यह भी है। ऐतिहासिक कारण है कुछ दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान के जो अधिकांश प्रावधान हैं वह किससे लिए गए हैं, तो ज़्यादातर जो प्रावधान है वह दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और दोस्तों भारतीय संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। तो यह भारत के संविधान के विस्तृत होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इनको आप याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया है, यह किसका कथन है? कई बार यह बहस आपने सुनी होगी कि हमारे भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं, कॉपी किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान सभा में खड़े होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कथन दिया था कि हमारा जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान है वह विश्व के अन्य देशों के जो संविधान हैं उनके संविधानों को छानने के बाद, यानी कि उनके संविधानों का हमने कॉपी नहीं किया है, उनके जो प्रावधान हमारे देश के लिए हमारे देश के योग्य थे उनको हमने अपने देश के संविधान में शामिल किया है। तो यह कॉपी नहीं है, इसको हमने देखा, परखा और जांचा, उसके पश्चात अपने देश के संविधान में शामिल किया गया है। कुछ दोस्तों भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत, हमने कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में विश्व के अन्य देशों से लिए हैं, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों स्लाइड है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन अवश्य देखेंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा मैंने पहले ही बताया कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज जो हैं उनको हमने आयरलैंड के
संविधान से लिया है। फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब संविधान को अंगीकृत किया गया तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, और जो संपत्ति का अधिकार है अभी दोस्तों, वह मौलिक अधिकार ना होकर के एक कानूनी अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों को हमने कहाँ से? अमेरिकी संविधान से लिया है। आपातकालीन प्रावधान दोस्तों जर्मनी के संविधान से। यूरोपियन देश है दोस्तों। हमारे संविधान में विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की, वित्तीय आपातकाल लगाने की, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो दोस्तों यह जो आपातकालीन प्रावधान है वह हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान था 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया था, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 1975 में दोस्तों रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने? 11 मौलिक अधिकार हैं, रूसी संविधान से इनको लिया गया है। जो हमारी भारतीय संसदीय व्यवस्था है उसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दोस्तों कमेंट में लिख करके बताएं हमारे संसद के अंग कौन कौन से हैं। हमारे संसद के अंग कौन कौन से हैं, कमेंट में लिख करके बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में पूछा गया है। निम्न में से किस सिद्धांत को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? पहला, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, संसदीय सरकार व्यवस्था। दोस्तों यह तीनों ही जो प्रावधान हैं वो हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन भारत के संविधान से संबंधित है? पहला कथन कहता है भारतीय संविधान अनम्य संविधान है, गलत कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है भारतीय संविधान नम्य संविधान है, यह भी दोस्तों गलत कथन है। तीसरा कथन है भारतीय संविधान नम्य और अनम्य का मिश्रण है, यह दोस्तों सत्य कथन है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। भारत का जो संविधान है दोस्तों वह ना तो ज़्यादा लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है। भारत का जो संविधान है वह नम्य और अनम्य संविधानों का मिश्रण है, यानी कठोर और लचीले संविधानों का मिश्रण है। इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आपको दे देता हूं। कौन से संविधान नम्य संविधान होते हैं, कौन से अनम्य होते हैं। नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से संविधान 2 प्रकार के होते हैं, नम्य संविधान या फिर लचीला संविधान जिसको कहते हैं। लचीला संविधान या फिर नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसे आम कानून निर्माण की। जैसे कि दोस्तों ब्रिटेन का जो संविधान है वह बहुत लचीला संविधान है, वहाँ पर जिस प्रक्रिया के द्वारा आम कानूनों का निर्माण होता है उस प्रक्रिया के द्वारा ही वहाँ संविधान संशोधन हो जाते हैं। लेकिन अनम्य संविधान दोस्तों वह होता है कठोर। अनम्य संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में साधारणतः संविधान संशोधन नहीं हो पाता है, एक विशेष प्रक्रिया, विशेष बहुमत की प्रक्रिया द्वारा ही वहाँ संविधान में संशोधन होता है। लेकिन इनके विपरीत दोस्तों भारतीय संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर है। इसका कारण यह है दोस्तों कि भारतीय संविधान के कुछ प्रारूप ऐसे हैं, भारतीय संविधान के कुछ जो प्रावधान हैं वह विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। कुछ विशेष बहुमत वह होता है दोस्तों दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। तो कुछ जो प्रावधान है वह विशेष बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं, और उसके अलावा कुछ संविधान के प्रावधान हैं जो संसद के विशेष बहुमत उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के बाद ही संशोधित किए जा सकते हैं। तो हमारे संविधान में दोस्तों कुछ प्रावधान को आसानी से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के भी आवश्यकता होती है। जो दोस्तों अनुच्छेद भारत के संघ स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं वह भारत में आधे से अधिक राज्यों में उनका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो आप भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को आप याद रखिएगा, विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों में
अनुमोदन। अब दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया को मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल साधारण भाषा में। मान लीजिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का को संशोधित करना है। मान लीजिए 51 को संशोधित करना है और आर्टिकल 51 को संशोधित करना है, तो किसी भी संविधान के सदन में उससे संशोधन से संबंधित विधेयक लाया जाएगा। अब उस सदन में प्रत्येक जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत होना चाहिए। इससे बाद वह दूसरे सदन में जाएगा, उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। कुछ प्रावधान वैसे हैं जिनमें इस विशेष बहुमत की प्रक्रिया को पालन करने के बाद उसी विधेयक को आधे से अधिक राज्यों में अनुमोदन के लिए भी भेजा जाएगा, तभी वह संशोधन होगा। तो दोस्तों भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दूं, भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य की विधानसभाएं संविधान में संशोधन नहीं कर सकती हैं, यह आप याद रखिएगा। भारत का संविधान नम्य और अनम्य यानी कि कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं दोस्तों आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप डिटेल में क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, आप डिटेल्स में जानकारी रखेंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। और दोस्तों हमने भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह हमने दोस्तों कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, हमारे जो संविधान में कुछ प्रावधान है वह हमने विभिन्न देशों से लिए हैं, तो हमारे संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केवल संसद ही संशोधन कर सकती है, राज्यों की विधानसभाएं संशोधन नहीं कर सकती हैं। और दोस्तों संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है हमारे संविधान का, संसद भी नहीं बदल सकती है, इसको आप याद रखिएगा। संविधान के संशोधन से संबंधित सिर्फ 5 से 6 पॉइंट आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारत की संसद केवल संविधान में संशोधन कर सकती है और विशेष बहुमत और कुछ प्रावधानों को विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी अनुमति चाहिए होती है। कुछ दोस्तों अगला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत के राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वह संविधान में संशोधन नहीं कर सकती हैं। अगला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि भारत के संविधान की मूल संरचना को भारत की संसद भी नहीं बदल सकती है, और यह मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 में सामने आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन भारत के संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है। और यह संविधान की जो मूल संरचना है, जिसका जो डिसाइड होगा, अंतिम निर्णय होगा, वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय हो कहेगी कि कौन सा प्रावधान संविधान का मूल संरचना में आता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? दोस्तों हमारा जो संविधान है वह भारत में एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय सरकार की व्यवस्था करता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के संघीय लक्षण, दोस्तों हमारे जो संविधान के संघीय सरकार के कुछ लक्षण, जैसे कि 2 सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन भी है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में। राज्य अनुसूची के विषय, केंद्र अनुसूची के विषय और समवर्ती अनुसूची के विषय। केंद्र अनुसूची के जो विषय हैं वह दोस्तों केंद्र सरकार उनमें कानून बनाती है। राज्य अनुसूची की जो विषय हैं उसमें राज्य सरकारें कानून बनाती है, और जो समवर्ती अनुसूची के जो विषय हैं उनमें दोस्तों दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो हमारे संविधान ने जो हमारे संविधान के संघीय सरकार के लक्षण हैं उनमें से 2 सरकारें हैं, दोनों में शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, 2 सदनीय व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संविधान की कठोरता है।
यह हमारे भारतीय संविधान के संघीय सरकार के लक्षण है। तो संघीय सरकार के लक्षण के बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण है दोस्तों। एकल संविधान, यह एकात्मकता का एक लक्षण है। जैसे कि अमेरिका में एक ही संविधान है। एकल नागरिकता दोस्तों, प्रत्येक नागरिक जो है भारत का, वह भारत का ही नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं है। सशक्त केंद्र है दोस्तों, हमारा जो शक्तियों का झुकाव है वह केंद्र की तरफ ज़्यादा है, केंद्र को अधिक शक्तियाँ मिली हैं। एकीकृत न्यायपालिका है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आपातकालीन प्रावधान है। संविधान का लचीलापन, यह हमारे संविधान के क्या है, एकात्मक और गैर संघीय लक्षण है। इससे एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सा लक्षण संघीय लक्षण है या फिर एकात्मक लक्षण है। ऐसे आप इनको डिटेल में याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं फ्रेंड्स? वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। और जब मूलतः संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकारों को अधिग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो दोस्तों हमारा जो संविधान जब अपनाया गया था उस समय भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह एक कानूनी अधिकार है। कौन सा? कानूनी अधिकार रह गया है। अब यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, भारत के मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार कहें। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक और शिक्षा का, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था इस अनुच्छेद को, क्योंकि आप कोई भी भारत के संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। और दोस्तों यही 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। लेकिन दोस्तों मूल अधिकारों का जो उद्देश्य था, मूल अधिकारों का उद्देश्य था भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू भी होता है तो दोस्तों कुछ मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों जीवन की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार जिसको बोलते हैं, इस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसको भी नहीं छीना जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को दोस्तों अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अब कोई वह मौलिक अधिकार नहीं रहा। भारतीय संविधान में सरकार की किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो दोस्तों हमारे भारत देश में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय, हमारी संसद में कानून पारित होते हैं फिर हमारे देश में वह लागू होते हैं, संसदीय सरकार प्रणाली है। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली को हमने किस देश से लिया है दोस्तों? हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूं दोस्तों। अमेरिका में सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली है, वहीं भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। जैसे इस समय लोकसभा में एनडीए की बहुमत है, एनडीए की बहुमत है। प्रधानमंत्री का प्रभुत्व है। आपने देखा होगा भारत में जो सरकार का मेन केंद्र होता है वह प्रधानमंत्री होता है। निचले सदन का विघटन है, जैसे हमारा लोकसभा है वह उसका विघटन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, लेकिन जो उच्च सदन है राज्यसभा उसका विघटन नहीं होता है।
विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। तो दोस्तों हमारे सरकार में जो मंत्री हैं वह विधायिका यानी कि लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी कि हमारे जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं दोस्तों? भाग 4 में। भाग 4 में उल्लेखित है। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसके पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लेकिन वहीं पर राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका उद्देश्य है भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देश की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाया जाए। मुख्य तौर पर नीति निर्देशक सिद्धांत 3 वर्गों में विभाजित हैं: सामाजिक, गांधीवादी और बौद्धिक। और इनका उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इनका मुख्य उद्देश्य है। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका तंत्र अपनाई गई है? दोस्तों हमारे भारत देश में स्वतंत्र और एकीकृत, यह दोनों प्रकार की न्यायपालिकाओं को अपनाया गया है। तो स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका हमारे भारत देश में अपनाई गई है। दोस्तों भारत की जो न्यायपालिका है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? शीर्ष पर है। उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय हैं और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों शीर्ष पर हो गया सर्वोच्च न्यायालय, उसके पश्चात हो गया उच्च न्यायालय राज्यों में, और उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतें हैं। तो यह हमारे देश की क्या है? एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है, जिसको हमने अमेरिका के संविधान से अपनाया है। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायपालिका तंत्र हमने दोनों को वहाँ से अपनाया है। भारत में त्रिस्तरीय सरकार में कौन कौन से शामिल हैं? त्रिस्तरीय सरकार में दोस्तों हमारा जो संविधान है वह 3 स्तर की सरकारों का उल्लेख करता है। पहले केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जैसे आपने देखा होगा केंद्र में इस समय एनडीए शासन है और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की शासन व्यवस्था है। उसके अलावा भारत में स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायतें हैं। विश्व के किसी भी संविधान में दोस्तों, विश्व के किसी भी संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था नहीं की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हमारे जो गाँव की पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और इसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। उसी प्रकार शहरों के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में ही, और नगर पालिकाओं को क्या एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके लिए एक अनुसूची और जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। तो 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है वह ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को क्या संवैधानिक दर्जा देने के लिए इनको जोड़ा गया था। और यह जो संविधान संशोधन है यह एग्जाम्स में बहुत पूछे गए हैं दोस्तों। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था, त्रिस्तरीय सरकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। उसके पश्चात 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रावधान को स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? दोस्तों, भारत में 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। और दोस्तों, उसी आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा स्वर्ण सिंह एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह, और इसलिए उसके पश्चात उनको यह कार्यभार सौंपा गया था कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। भारत में संविधान के प्रति नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो दोस्तों, उनकी सिफारिश पर भारत के संविधान में रूस के संविधान से प्रेरित होकर के वहाँ के कुछ मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत और मौलिक अधिकार जो हैं, यह पहले से थे। आपातकालीन प्रावधान भी थे, लेकिन जो मौलिक अधिकार थे दोस्तों, उनको आंतरिक आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। और वर्तमान में दोस्तों, यह जो संविधान के अनुच्छेद 51 का का में शामिल है और संविधान के भाग 4 में। तो इसको आप याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 51 के का में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स। मूलतः संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित हैं। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के का में उल्लेखित हैं और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है। आप शॉर्ट में याद रखिए, मूलतः मौलिक कर्तव्य नहीं थे। भारत के संविधान में वर्तमान में देखा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 51 का का में उल्लेखित है। किस संविधान संशोधन द्वारा इनको शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपातकाल लागू था उस समय भारत में, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? दोस्तों, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह मतदान करने का अधिकार रखता है। तो क्या हो गया? मतदान करने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। भारत में किस प्रकार का वयस्क मताधिकार? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। स्वतंत्रता पश्चात मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। यह दोस्तों जो सार्वभौमिक है, इसका अर्थ यह है बिना किसी भेदभाव के, जाति, लिंग, धर्म, शिक्षा, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है, वह भारत में मतदान करने का अधिकार रखता है। इस सार्वभौमिक का मतलब यही है। सार्वभौमिक का और कोई विशेष अलग से मतलब नहीं है। जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले किसी देश में आपने सुना होगा कि वहाँ पर स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। किसी देश में जो शिक्षित हैं वही सिर्फ मतदान कर पाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों भारत में मतदान की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना 18 वर्ष कर दिया गया। अब हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। ये
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए भी हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में निम्न में से किस प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको, भारत के संविधान में किसी भी प्रकार के आपातकाल से निपटने के लिए भारत में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। संविधान के भाग 18 में, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। भारत के संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। उनमें से दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, यह तीनों ही आपातकाल के प्रावधान हमारे भारत के संविधान में हैं और भारत में राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रकार लग सकता है, कोई भारत का किसी देश से युद्ध हो जाए या कोई देश आक्रमण कर दे या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए भारत में। अगर इन सब के कारण कोई अशांति पैदा होती है तो भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो वहाँ पर यानी उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तीसरा दोस्तों आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। भारत में अगर वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद अभी तक इस वित्तीय आपातकाल को एक भी बार नहीं लगाया गया है। और दोस्तों राष्ट्रपति शासन कई बार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया गया है। उसके अलावा आंतरिक विद्रोह होने पर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। युद्ध और आक्रमण में भी जब भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुए थे, उस समय भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो दोस्तों भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने विश्लेषण किया है और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। आप इसको रिपीट करके पढ़ लीजिए। इसका जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसको आप बार बार रिपीटेड तौर पे सॉल्व कर लीजिए। आप उसको नोट के तरीके अपने किताबों में नोट कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों यह वीडियो